मोनिका की उम्र सिर्फ 23 साल है, पर उसके घर वाले उसकी शादी करवाने के लिए उसके पीछे लगे हुए हैं। पर मोनिका अभी शादी नहीं करना चाहती है। वो लाइफ में कुछ करना चाहती है, पर कोई उसका सपोर्ट नहीं कर रहा है, जिससे वो बहुत परेशान हो जाती है और घर छोड़ने का फैसला करती है। बेटा, तुम्हें तो पता ही है कि मेरी तबीयत खराब रहती है। 2 बार तो मुझे अटैक आ चुका है, इसीलिए मैं अपनी आंखों के सामने तुम्हारा घर बसते हुए देखना चाहता हूँ। पापा, आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो? मुझे नहीं करनी अभी शादी। अगर आप मुझे इसी तरह परेशान करोगे ना, तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। मोनिका अपने घर वालों को बहुत समझाती है, पर उसके घर वाले नहीं मानते और उसके लिए रिश्ते ढूंढना जारी रखते हैं। इसीलिए मोनिका भी इंस्टाग्राम पर एक लड़के योगेश से दोस्ती करती है, जो कि मुंबई में रहता है। योगेश मुंबई आने में मोनिका की हेल्प करता है और मोनिका अपने घर वालों को बिना बताए ट्रेन से मुंबई पहुंच जाती है। कैसी हो? सफर में कुछ परेशानी तो नहीं हुई? मोनिका पहली बार घर से दूर अकेली आई थी, इसीलिए वो नए लोगों से बात करने में थोड़ा हिचक रही थी, पर वो जल्दी ही योगेश के साथ घुल मिल जाती है। वो योगेश की मदद से बैंक में लोन के लिए अप्लाई करती है। उसको लोन मिल जाता है और वो अपना एक कैफे ओपन करती है। थैंक यू योगेश, अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया होता ना, तो मैं ये सब कभी नहीं कर पाती। और पता नहीं, शायद मेरे घर वाले मेरी शादी किसके साथ करवाते, पर आज मैं बहुत खुश हूँ और अपनी लाइफ अपनी मर्जी से जी रही हूँ। देखो, मैं तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त हूँ और तुम मेरी, इसीलिए दोस्ती में नो थैंक यू एंड नो सॉरी, समझी? हाँ बाबा, समझ गई। चलो कैफे में चलते हैं, मैं तुम्हारे लिए अपने हाथों से कुछ बनाती हूँ। मोनिका योगेश को अपने कैफे में ले जाती है। कैफे में कुछ कस्टमर्स भी हैं। वैसे तो कैफे अच्छा चल रहा था, पर एक दिन शिवम नाम का एक कस्टमर कैफे में आता है। वो भर पेट खाना खाता है, पर बिल पे करने के लिए उसके पास पैसे नहीं हैं। इसलिए वो बाथरूम में जाकर कॉकरोच लाता है और उसको खाने में डाल देता है। छी, ये देखो, खाने में कॉकरोच। पता नहीं कहीं कोई कॉकरोच मेरे पेट में ना चला गया हो। मैं तो इस खाने का एक भी पैसा नहीं दूंगा। शिवम के मुंह से कॉकरोच वाली बात सुनकर मोनिका उसके पास आती है। सॉरी सर, हमने तो खाना चेक करके ही दिया था, पता नहीं ये कॉकरोच कहाँ से आ गया। आप प्लीज ये बात किसी को मत बताइएगा, हम आपसे कोई पैसे नहीं लेंगे। शिवम को मजाक सूझता है और वो जोर से चिल्लाकर सबको बताता है कि यहाँ के खाने में कॉकरोच मिला है और लोग इस कैफे में आना बंद कर देते हैं, जिससे मोनिका बैंक का लोन नहीं चुका पाती और उसको कैफे बंद करना पड़ता है। उसके घर वाले उसको शादी के लिए परेशान करते हैं और दूसरी तरफ से बैंक वाले उसे नोटिस पर नोटिस भेजते हैं और वो फ्रस्ट्रेशन में आकर सुसाइड कर लेती है। अरे, कैफे बंद हो गया? लगता है मेरा मजाक कुछ ज्यादा ही भारी पड़ गया। खैर छोड़ो, मुझे क्या। अच्छा, तो कैफे ये मैडम चला रही हैं, चलो इनके भी मजे लेते हैं। शिवम अपने कुछ दोस्तों को लेकर कैफे में जाता है और खाना खाने के बाद अपनी जेब में लाई हुई एक नकली छिपकली प्लेट में डालता है और कैफे के बारे में भला बुरा कहने लगता है। पर तभी कैफे की लाइट्स ब्लिंक होना शुरू हो जाती है और तेज हवा के झोंके आने लगते हैं। अरे, ये क्या हो रहा है अचानक से? अभी तो मौसम ठीक था। शिवम देखता है कि उसकी प्लेट में बहुत सारे कॉकरोच आ गए हैं और वो लोग बहुत डर जाते हैं। ये क्या हो रहा है शिवम? तू हमें ये कैसी जगह लेकर आया है? मुझे तो बहुत डर लग रहा है, बचाओ। अरे यार, मेरी खुद की बैंड बजी हुई है। पता नहीं आज ये क्या हो रहा है। मैं कई बार पहले यहाँ आ चुका हूँ, पर आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। शिवम अपने दोस्तों से बात कर ही रहा था
कि तभी उसको एक बड़ा सा साया अपनी तरफ आते हुए दिखता है। वो देखता है कि वो छिपकली बहुत बड़ी हो गई है। बचाओ बचाओ, ये क्या चीज है? प्लीज मुझे मत खाना, प्लीज मुझसे दूर रहो, प्लीज मुझसे दूर रहो। शिवम काउंटर की तरफ भागने लगता है, जहाँ पर वो खूबसूरत लड़की उसकी तरफ पीठ किए हुए बैठी है। अंधेरा होने की वजह से उसका चेहरा और बाकी शरीर साफ दिखाई नहीं दे रहा। अरे ओ मैडम, ये क्या है? कैफे के नाम पर कोई भूतिया जगह है ये तो। हमें यहाँ से बाहर निकलना है, दरवाजा खोलिए। शिवम के आवाज देने पर भी वो लड़की कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। जब शिवम दूसरी तरफ से जाता है और उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है, तभी आसमान में बिजली चमकती है, जो कि कैफे के शीशे के दरवाजे से होकर लड़की के चेहरे पर पड़ती है। उसको अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा, क्योंकि कुछ देर पहले तक उसने जिस खूबसूरत लड़की को देखा था, उसका चेहरा पूरी तरह बिगड़ चुका था। नहीं नहीं, जिसे मैंने कैफे को ओपन करते हुए देखा था। कौन हो तुम? वो लड़की कुछ नहीं कहती और शिवम की तरफ बढ़ती है। शिवम उल्टे पैर भागने लगता है। वो एक मेज से जाकर टकराता है और नीचे गिर जाता है, तो देखता है कि वो चुड़ैल सी दिखने वाली लड़की उसके सामने खड़ी है। वो तेजी से पीछे के लिए मुड़ता है, पर पीछे वो छिपकली थी। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? कौन हो तुम लोग और क्यों मारना चाहते हो मुझे? बोलो, कौन हो तुम लोग? नहीं, तुम वो लड़की नहीं हो सकती। वो लड़की तो मर चुकी है। मैंने तो सुना था कि उसने सुसाइड कर लिया था। ओह, तो तुम्हें सब पता है। तो ये भी पता होगा कि उस दिन खाने में वो कॉकरोच कहाँ से आया था। मुझे नहीं पता कहाँ से आया था कॉकरोच। मैं यहाँ खाना खाने आया था, ये सब पता करने नहीं। झूठ मत बोलो, वो कॉकरोच तुम ही कहीं से लेकर आए थे। नहीं, ये सच नहीं है। मैं कहाँ से कॉकरोच लेकर आऊंगा? तभी कुछ कॉकरोच उसकी छाती पर आते हैं। शिवम अपने शरीर को झाड़ने लगता है। तुमने तो मजाक मजाक में खेल खेला था, पर उससे किसी की जिंदगी बर्बाद हो गई। तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे उस घटिया किस्म की मजाक की वजह से उस लड़की को सुसाइड करना पड़ा। मैं आज के बाद किसी के साथ भी ऐसा घटिया मजाक नहीं करूंगा। प्लीज मुझे माफ कर दो। यहाँ तक कि मैं आज के बाद मजाक करना ही छोड़ दूंगा। हाँ, सच में। मजाक करना तो तब छोड़ोगे ना जब जिंदा रहोगे। और पीछे से वो छिपकली शिवम के शरीर को नोच नोच कर खाने लगती है। कुछ देर तक शिवम चिल्लाता रहता है, पर जल्दी ही उसके शरीर से जान निकल जाती है। ये देखकर उसके दोस्त जोर से चीखने चिल्लाने लगते हैं। तभी तेज हवाएं शांत हो जाती है और कैफे का दरवाजा खुल जाता है। दरवाजा खुलते ही शिवम के सभी दोस्त वहां से भाग जाते हैं और पीछे मुड़कर भी नहीं देखते। कैफे की लाइट्स फिर से ब्लिंक होती है और दरवाजा फिर से बंद हो जाता है। ये चुड़ैल और मोनिका में क्या रिश्ता था? क्या ये दोनों एक ही हैं? ये खूनी कैफे क्या इसी तरह से लोगों की जान लेता रहेगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए जुड़े रहिए इस कहानी के अगले पार्ट में हमारे साथ। मुन्ना राम सेठ हरबंस लाल की चक्की पर काम करता था। सेठ उसे गांव के अमीर घरों में गेहूं उठाने के लिए भेजता था। मुन्ना गेहूं लेकर आता, चक्की में पीसता, फिर आटा लोगों के घरों तक पहुंचाता। सेठ जी, आज 5 तारीख हो गई है, मेरी तनख्वाह दे दीजिए। काम धाम तो कुछ ठीक से करते नहीं हो, तनख्वाह तुम्हें हमेशा ध्यान रहती है। ये लो। ये क्या सेठ, मात्र 4000? आपने तो कहा था कि इस महीने से आप मुझे 5000 देंगे। तुम्हारे काम के हिसाब से 4000 भी ज्यादा है। अब जाओ यहाँ से, मेरा टाइम मत खराब करो। मुन्ना जब घर पहुंचा तो उसकी बीवी उससे बोली, सेठ के यहाँ काम करने से बेहतर है कि आप खुद की चक्की खरीद लो और अपना धंधा शुरू करो। सेठ पैसे देने में बहुत कंजूसी करता है। लेकिन मैं चक्की कैसे खरीदूंगा? चक्की खरीदने के लिए भी तो पैसे चाहिए। आप मेरा मंगलसूत्र गिरवी रख दीजिए और चक्की खरीद लीजिए।
मुन्ना अपनी पत्नी का मंगलसूत्र लेकर निकल गया। रात में वो चक्की लेकर लौट रहा था। मुन्ना बहुत खुश था क्योंकि चक्की उसे फ्री में मिल गई थी। आज तो मजा ही आ गया, मंगलसूत्र भी नहीं खोना पड़ा और चक्की भी मिल गई। मुन्ना को पेशाब लगी। उसने चक्की सड़क पर रख दी और झाड़ियों में पेशाब करने लगा। कौन है यहाँ पर? मुन्ना टॉर्च जलाता है। मुन्ना ने देखा कि उसकी टांगों के नीचे एक भूतनी लेटी हुई है। मुन्ना इतनी देर से भूतनी पर ही पेशाब कर रहा था। मुन्ना की सांसें रुक गई। वो चक्की उठाकर ऐसा भागा कि सीधे घर पर ही रुका। क्या हुआ? ऐसे भागे क्यों चले आ रहे हो? रास्ते में शायद कोई बुरी हवा मेरे पीछे लग गई थी। खैर वो छोड़ो, और एक खुशी की बात सुनो। दुकान के मालिक ने मुझे फ्री में चक्की दे दी। क्यों? कारण तो मुझे नहीं पता। दुकानदार ने मुझसे कहा कि वो बहुत दयालु आदमी है और गरीब लोगों की मदद करते हैं। पापा, आप चक्की ले आए? अरे बेटी, तुम नानी के घर से वापस कब आ गई? हाँ पापा, अब मैं चक्की चलाने में आपकी मदद करूंगी। रात में जो मुन्ना का परिवार सो रहा था तो अचानक सोनम को चक्की की चलने की आवाज आई। मम्मी पापा जब यहाँ सो रहे हैं तो कमरे में चक्की कौन चला रहा है? सोनम कमरे में देखने जाती है। मम्मी पापा उठो, कोई भूतनी चक्की चला रही है। मुन्ना और उसकी पत्नी जब उठे तो चक्की की आवाज आना बंद हो चुकी थी। मुन्ना कमरे में से जाता है तो देखता है कि चक्की ऐसी ही रखी हुई है। सोनम, लगता है तुमने कोई बुरा सपना देख लिया होगा। चक्की तो अपनी जगह रखी हुई है। नहीं पापा, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि भयानक चेहरे वाली एक औरत चक्की में हड्डियां डालकर पीस रही थी। सुनिए जी, एक बार घर की शुद्धि करा लेते हैं। आपको भी भूतनी दिखाई दी थी और सोनम को भी। कल आप पंडित रामनाथ को बुला लाना। अगले दिन पंडित रामनाथ आता है और हवन के लिए आग जलाता है, लेकिन आग जल ही नहीं रही थी। बड़े आश्चर्य की बात है कि आपके घर पर लकड़ियां आग ही नहीं पकड़ रही हैं। लगता है आपके घर किसी जिद्दी आत्मा का प्रवेश हुआ है। आपके घर की शुद्धि नहीं हो पाएगी। फिलहाल आपको सावधान रहना होगा। घर में कुछ भी ऐसा वैसा हो तो मुझे बुला लेना। ऐसा कहकर पंडित जी मुन्ना के घर से चले जाते हैं। उस रात जब मुन्ना का परिवार सो रहा था तो फिर उन लोगों को फिर चक्की के चलने की आवाज सुनाई देती है। सुनिए पिताजी, मैंने कहा था ना कि कमरे में कोई चक्की चलाता है। अब आप खुद ही अपने कानों से सुन लीजिए। तीनों लोग कमरे के अंदर जाते हैं। आ जाओ, तुम तीनों को मैं इसी में पीस देती हूँ। भूतनी हवा में उड़ती हुई तीनों की तरफ बढ़ती है, लेकिन तभी मुन्ना कमरे का दरवाजा बंद कर देता है। अंदर से भयानक आवाज आती है, कब तक बचोगे मुझसे? ये मेरी चक्की है। जो भी इसका इस्तेमाल करेगा मैं उसकी बोटियां काटकर इसी में पीस दूंगी। मुन्ना के परिवार को पूरी रात घर के बाहर बैठकर बितानी पड़ी, क्योंकि उन्हें घर के अंदर जाने से डर लग रहा था। जब दिन निकला तो मुन्ना पंडित जी को बुला कर लाया और उसने सारी बात पंडित जी को बताई। मैंने अच्छे अच्छे भूत प्रेतों को मजा चखाया है। तुम चिंता मत करो, आज रात मैं इसी कमरे में रुकूंगा। पंडित ने कमरा बंद कर लिया और रात में उसी कमरे में रुका जिसमें चक्की रखी हुई थी। करीब आधी रात को कमरे से भयानक आवाजें आना शुरू हो गई। मुन्ना दरवाजा खटखटाता है। पंडित जी, क्या हो रहा है? क्या हो रहा है अंदर? पंडित जी, दरवाजा खोलिए। मुन्ना सारी रात दरवाजा पीटता रहा, लेकिन दरवाजा खुला ही नहीं। आखिरकार मुन्ना ने गांव के कुछ लोगों को बुलाया और दरवाजा तोड़ दिया। पंडित का केवल धड़ चक्की के पास पड़ा हुआ था और सिर का कुछ भी पता नहीं चला। पंडित का लड़का राहुल भी मुन्ना के घर पहुंचा। पिताजी, जिसने भी आपको मारा है उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। राहुल मुन्ना के घर बहुत बड़ा यज्ञ करता है। तब वो चुड़ैल वहाँ प्रकट होती है। कौन है तू? इस चक्की से तेरा क्या लेना देना है? और तूने मेरे पिताजी को क्यों मारा?
25 साल पहले की बात है। मेरे पिता चक्की चलाया करते थे। मैं उस समय बहुत छोटी थी। व्यापारी दीनदयाल जिसने ये चक्की मुन्ना को दी है, और तेरे पिता पंडित रामनाथ ने मेरी माँ से छेड़खानी की थी। मेरी माँ ने दोनों को थप्पड़ लगा दिया। दीनदयाल और रामनाथ ने थप्पड़ का बदला लेने के लिए मेरे पूरे परिवार को मरवा दिया। आज अगर मैं जिंदा होती तो तेरे ही बराबर होती। मैं अपने पिताजी की तरफ से माफी मांगता हूँ और हम सब गांव वाले व्यापारी दीनदयाल को भी सजा दिलाएंगे, लेकिन तुम इस गांव से चली जाओ। पहले दीनदयाल को भी सजा दो। जब तक दीनदयाल को सजा नहीं मिलेगी मैं गांव से नहीं जाऊंगी। गांव के लोगों को दीनदयाल को फांसी पर चढ़वाना पड़ता है। तब चुड़ैल गांव छोड़कर चली जाती है। चंदन को बहुत प्रयासों के बाद उत्तर पूर्व भारत के राज्य मेघालय में नौकरी मिली थी। चंदन और उसकी पत्नी मेघालय जाने की तैयारी कर रहे थे। चंदन बेटा, घर से इतनी दूर मत जाओ, कोई और नौकरी मिल जाएगी। नहीं माँ, सरकारी नौकरी इतनी आसानी से कहाँ मिलती है। मैं ये नौकरी हाथ से नहीं जाने दे सकता। चंदन अपनी पत्नी के साथ मेघालय आ जाता है। उसकी ड्यूटी एक गांव के रेलवे स्टेशन पर थी। गिरजा, आज शाम को खीर बना लेना। मेरा कुछ मीठा खाने को बहुत मन कर रहा है। चंदन जब ड्यूटी पर चला गया तो गिरजा खीर बनाने के लिए दूध लेने निकली। उसने कई दुकानों पर पूछा, लेकिन उसे दूध नहीं मिला। सुनिए भैया, क्या यहाँ कोई डेयरी है? नहीं बहन जी, इस गांव में कोई डेयरी नहीं है। गिरजा अपने पड़ोस वाले घर में गई। बहन जी, हम नए नए इस गांव में आए हैं, क्या आप हमें थोड़ा सा दूध देंगी? नहीं, इस गांव में कोई भी दूध का इस्तेमाल नहीं करता। क्यों? क्या इस गांव के लोग किसी विशेष धर्म या संप्रदाय को मानते हैं जिसमें दूध पीना वर्जित है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। गांव में जब भी कोई दूध का इस्तेमाल करता है तो यहाँ एक चुड़ैल आती है जो गांव के लोगों का सिर काट कर ले जाती है। इसलिए भूल कर भी दूध की बात मत करना। मेरा नाम शीला है। दूध के अलावा किसी चीज की जरूरत पड़े तो बता देना। चंदन जब ड्यूटी से वापस लौटा तो उसने गिरजा से पूछा, तुमने खीर क्यों नहीं बनाई? गिरजा चंदन को सारी बात बताती है। इस गांव के लोग लगता है पागल हैं। मैं कल ही गांव के बाहर से दूध लेकर आऊंगा। अगले दिन चंदन गांव के बाहर से दूध खरीद कर ले आता है। लो, खीर बनाओ। उस रात चंदन और गिरजा अपने कमरे में सो रहे थे। तभी गिरजा के माथे पर एक दूध की बूंद गिरती है। गिरजा की आंख खुली तो उसने देखा कि पंखे पर एक चुड़ैल लटकी हुई है और उसके बालों से दूध टपक रहा है। चंदन हड़बड़ाकर उठ जाता है। क्या हुआ? चंदन जब तक उठा तब तक चुड़ैल गायब हो चुकी थी। मैंने पंखे पर अभी एक चुड़ैल देखी, उसके बालों से दूध टपक रहा था। ये देखिए, मेरे माथे पर दूध की कुछ बूंदें भी हैं। हाँ, आप बेकार ही दूध लेकर आए, कहीं हम किसी मुसीबत में ना पड़ जाएं। क्या बेकार की बातें कर रही हो? तुम्हें कोई डरावना सपना आया होगा। नहीं, सपना नहीं आया। सपने में क्या असलियत की दूध की बूंदें मेरे ऊपर गिर जाएंगी। उधर पड़ोसी शीला का पति आनंद देर रात ड्यूटी से लौट रहा था। वो शराब पिया हुआ था। अभी जिंदा हो तो जी लेने दो, भरी बरसात में पी लेने दो। बड़ी तेज सुसु लग रही है। आनंद एक पेड़ के नीचे खड़ा होकर सुसु करने लगा। उसका फोन बजता है। हाँ डार्लिंग, बस पहुंचने ही वाला हूँ। आनंद के सिर पर दूध की धार गिरती है। आनंद ने जब ऊपर देखा तो पेड़ पर एक भूतनी बैठी हुई थी जो अपने मुंह से दूध उगल रही थी। क्या हुआ? हेलो हेलो, सुनिए जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो, क्या हुआ? सुबह को जब चंदन ऑफिस जा रहा था उसने देखा कि रास्ते पर एक पेड़ के पास बहुत भीड़ लगी हुई है। शीला अपने पति के धड़ के पास बैठकर रो रही थी। उसके पति का सिर गायब था। चुड़ैल मेरे पति का सिर ले गई, अब मैं क्या करूं? मेरा परिवार भूखा मरेगा। गांव में जरूर किसी ने दूध का इस्तेमाल किया है। चंदन तेजी से आगे बढ़ जाता है। चंदन मन में सोचता है कि कहीं गांव में ये घटना उसके दूध का इस्तेमाल करने से ना हुई हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
चंदन को उस दिन दफ्तर में अपनी पत्नी की चिंता होती रही। शाम के वक्त गिरजा किचन में पिछली रात की बची खीर गर्म कर रही थी। तभी किसी ने डोरबेल बजाई। न्यूज़पेपर बिल मैडम। अभी आती हूँ। गिरजा जब थोड़ी देर बाद वापस किचन में लौटी तो उसने देखा कि भूतनी भगोने में गरम गरम खीर लिए हुए खड़ी है। भूतनी गरम गरम खीर गिरजा के मुंह पर फेंक देती है। गिरजा का पूरा चेहरा जल जाता है। ये देखो गांव वालों, खीर! इन्हीं लोगों की वजह से गांव में चुड़ैल आई है। मेरे मना करने के बावजूद इन्होंने दूध का इस्तेमाल किया। ये भीड़ क्यों लगा रखी है? इन सब के लिए तुम और तुम्हारी पत्नी जिम्मेदार हैं। मान लो हम लोग दूध का इस्तेमाल ना भी करें तो ऐसे कब तक तुम लोग बिना दूध के रह लोगे? हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उस चुड़ैल को खत्म कर सकें। उस चुड़ैल को मारने का कोई तो तरीका होगा। तरीका है, दिव्य चाकू। दिव्य चाकू को चुड़ैल के पेट में भोंकना होगा, तभी वो मरेगी। कहाँ है दिव्य चाकू? दिव्य चाकू तो मंदिर में रखा हुआ है, लेकिन चुनौती यह है कि दिव्य चाकू को चुड़ैल के पेट में भोंकेगा कौन? चुड़ैल से सबको डर लगता है। वो लोगों का सिर अपने साथ ले जाती है और धड़ छोड़ जाती है। मैं चुड़ैल के पेट में चाकू भोंकूंगा। मैं आपकी सहायता करूंगी। उस रात चंदन बाहर से ढेर सारा दूध लेकर आया और गिरजा ने दूध के ढेर सारे पकवान बनाए। दूध से बनी मिठाई, खीर, दही वगैरह। रात के 2 बजे चुड़ैल वहाँ पर आती है तो तुम लोग मानोगे नहीं। चुड़ैल गिरजा की तरफ बढ़ती है। योजना के मुताबिक चंदन ने एक बड़ी और मोटी चादर चुड़ैल के ऊपर फेंक दी। तभी चंदन चुड़ैल के पास आया और उसने चुड़ैल के पेट में दिव्य चाकू भोंक दिया। चुड़ैल के मरते ही गिरजा का जला हुआ चेहरा ठीक हो गया और जिन लोगों को चुड़ैल ने मारा था वे भी जिंदा होकर वापस लौट आए। दरवाजा खटखटाने की आवाज महक को बार बार सुनाई दे रही थी। दस्तक खिड़की के कांच पर नहीं बल्कि महक के कानों पर हो रही थी। महक इस ठक ठक से इतनी ज्यादा बेचैन हो गई कि उसने आंखें खोल ली, मगर खिड़की की तरफ देखने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। तभी उसके कानों में एक व्यक्ति का स्वर गूंजा, कैसी हो मेरी स्वीट महक? महक ने हड़बड़ाकर खिड़की की ओर देखा, लेकिन खिड़की में खुद को खड़ा देखकर वो हैरान रह गई। उसने देखा उसकी हमशक्ल जोर जोर से खिड़की के कांच पर अपना हाथ मार रही थी। डर से महक का गला सूख गया। तभी महक ने खिड़की के पास खड़ी अपनी ही हमशक्ल के पीछे एक विशाल आकृति को देखा, जिसकी हंसी बहुत ही भयावह थी। अचानक उसने उसकी हमशक्ल को दबोच लिया। उसकी गर्दन में अपने लंबे लंबे दांत गड़ाकर उसका खून पीने लगा। तभी वो भयावह आकृति महक की ओर देखने लगी। महक बुरी तरह घबरा गई और उठकर बैठ गई। वो सपना देख रही थी। उसके पति अनंत की भी आंख खुल गई। क्या हुआ महक? तुम्हारे चेहरे पर यह पसीना कैसा? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अनंत, मैंने फिर वही सपना देखा। मुझे समझ में नहीं आता मुझे ये सपना बार बार क्यों आता है। कितनी बार कहा है महक कि सपने सिर्फ सपने ही होते हैं। तुम भी यार जरा जरा सी बात पर डर जाती हो। नहीं अनंत, एक सपना एक बार आ सकता है, 2 बार आ सकता है, बार बार नहीं आ सकता। और ये सपना मुझे कई बार दिखाई दे चुका है। महक की बात पर अनंत हंसते हुए बोला, और उस सपने में तुम उस खिड़की के बाहर खड़ी हो और तुम्हारे पीछे एक भयानक परछाई है जिसकी आकृति छिपकली जैसी है। कम ऑन महक, तुम्हारे सपने के बारे में सुन सुनकर मैं थक चुका हूँ। लेकिन मुझे ये सपना बार बार क्यों आता है अनंत? अब इस बारे में मैं तुम्हें क्या बता सकता हूँ। इस बारे में कल किसी पंडित से पूछ लेना। हाँ, फिलहाल मैं इतना कह सकता हूँ कि सो जाओ, सुबह मुझे जल्दी उठना है। इतना कहकर अनंत सो गया, मगर महक की आंखों से नींद कोसों दूर थी। महक की शादी को 6 महीने ही हुए थे। अनंत एक बिजनेसमैन था। शादी के बाद वो महक को लेकर अपने पुराने बंगले पर आ गया था, मगर इस बंगले में आने के कुछ दिनों बाद महक को यह सपना बार बार आने लगा। बेड पर बैठे बैठे महक की आंख लग गई। सुबह अनंत के ऑफिस जाते ही महक पास वाले मंदिर के पुजारी के पास चली गई। पंडित जी, मैं अपनी एक समस्या लेकर आपके पास आई हूँ। बोलो बेटे, क्या समस्या है तुम्हारी? पंडित जी,
कुछ महीनों से लगातार मुझे एक ही सपना बार बार आ रहा है। कैसा सपना? महक ने एक ही सांस में अपने सपने के बारे में पंडित को सब बता दिया। सपने के बारे में सुनकर पंडित बुरी तरह से चौंक गया और वो महक की ओर देखकर बोला, तुम रहती कहाँ हो? इस मंदिर से थोड़ी दूर जो एक पुराना बंगला बना है ना, अनंत पैलेस के नाम से, मैं वहीं पर रहती हूँ। कुछ महीने पहले ही अपने पति के साथ मैं वहाँ पर शिफ्ट हुई हूँ। और सच तो ये है पंडित जी कि मैं जब से उस बंगले में शिफ्ट हुई हूँ ना, तभी से मुझे ये सपना बार बार आ रहा है। महक की बात सुनकर पंडित के माथे पर पसीना आ गया। मेरी एक सलाह मानो बेटी, उस बंगले से जितना जल्दी निकल सकती हो निकल जाओ। इस बारे में किसी से जिक्र ना करना, यहाँ तक कि अपने पति से भी नहीं। ऐसा क्या है उस बंगले में? उस बंगले में मौत के तांडव के अलावा कुछ नहीं है। मैं तुम्हें सिर्फ इतना ही बता सकता हूँ कि वो बंगला एक शैतान नुमा इंसान का है, बल्कि उसे दरिंदा कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इतना कहकर पंडित वहां से चला गया। महक घबराती हुई घर आ गई और शाम का इंतजार करने लगी। शाम को अनंत के आते ही महक ने ना चाहते हुए भी पंडित के द्वारा बताई हुई सारी बातें अनंत को बताई। महक की बात सुनकर अनंत हंसते हुए बोला, कल रात तो मैंने सिर्फ मजाक में पंडित के पास जाने के लिए बोल दिया था और तुम सच में चली गई। महक, तुम पढ़ी लिखी लड़की हो। मुझे उस पंडित की बातों में सच्चाई लग रही है। मुझे लगता है कि जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अगर ऐसा है तो फिर मुझे आज तक कुछ महसूस क्यों नहीं हुआ? ये सिर्फ तुम्हारा वहम है और कुछ नहीं। आज रात मैं ऑफिस के काम से बाहर जा रहा हूँ। मैं अकेली नहीं रह सकती अनंत। मैं जानता हूँ। तुम एक काम करो, तुम अपनी दोस्त निधि को यहाँ बुला लो। कल सुबह तक मैं वापस आ जाऊंगा। इतना कहकर अनंत तैयार होकर वहां से निकल गया। महक ने अपने दोस्त निधि को फोन करके रात में रुकने के लिए अपने बंगले में बुला लिया। अचानक आधी रात को महक को अपने बेडरूम का दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनाई दी। महक तुरंत उठकर बैठ गई। महक के साथ ऐसा पहली बार हुआ था कि उसे खिड़की की बजाय दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी थी। उसकी नजर अचानक दीवार पर लगी हुई घड़ी पर चली गई। उसने देखा रात के 3 बज रहे थे। तभी उसके कानों में अनंत की आवाज टकराई। दरवाजा खोलो, मैं हूँ महक। महक अपनी आंखों को मसलकर इधर उधर देखने लगी कि कहीं वो फिर से तो सपना नहीं देख रही, लेकिन उसके कानों में फिर से अनंत की आवाज टकराई। दरवाजा खोलो महक। महक को अब यकीन आ गया था कि वो सपना नहीं बल्कि सच था। उसने देखा कि उसकी दोस्त निधि गहरी नींद में सो रही थी। महक ने उठकर दरवाजा खोला तो सामने का मंजर देखकर उसकी आंखें दहशत से फटी की फटी रह गई। उसने देखा कि अनंत का चेहरा बेहद भयानक, काला और छिपकली जैसा था। ठीक वैसा ही जैसा उसे सपने में अनंत के पीछे काली परछाई दिखाई देती थी। अनंत अपनी भयानक आंखों से महक को देखकर किसी दरिंदे की तरह हंसने लगा। महक बुरी तरह से चीखने लगी। महक के चीखने से निधि अचानक हड़बड़ाकर उठकर बैठ गई, मगर सामने उस भयानक चेहरे को देखकर निधि के गले से भी जोरदार चीख निकल गई। देखते ही देखते वो दरिंदा नुमा बला बिजली की रफ्तार से निधि के करीब आ गया और उसने अपने नुकीले पंजों से एक ही झटके में निधि की गर्दन उसके धड़ से अलग कर दी। निधि एक भयानक चीख के साथ फर्श पर गिर पड़ी। ये सब देखकर महक के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। महक अपना सर दीवार पर मारने लगी कि तभी उसके कानों में उस भयानक दरिंदे की भारी आवाज टकराई। सर टकराने से कोई फायदा नहीं महक, ये सपना नहीं बल्कि सच है। आवाज सुनकर महक की हैरत का ठिकाना नहीं रहा। वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि उसके पति अनंत की थी, जो वहशी मुस्कान लिए हुए महक की ओर देख रहा था। महक कपकपाती हुई बोली, कौन हो तुम? तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं तुम्हारा पति हूँ। नहीं, तुम मेरे पति नहीं हो सकते। तुम कोई शैतानी दरिंदे हो। वो भयानक चेहरे वाला महक को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा ही था कि पीछे से किसी ने आकर महक को अपनी ओर खींच लिया। महक ने देखा तो वो कोई और नहीं बल्कि उसी मंदिर का पंडित था, जिनके हाथ में एक अद्भुत त्रिशूल था। पंडित को देखकर उस दरिंदे की आंखें और ज्यादा भयानक हो गईं।
वही रुक जा मूर्ख। मैं जानता हूँ कि ये तेरी आखिरी शिकार है। इसके बाद तू अमर हो जाएगा और फिर खुलकर मौत का तांडव करेगा। चाहता तो मैं इस लड़की को दोपहर में ही तेरे बारे में बता देता, लेकिन मैं जानता था कि ये मेरी बात पर यकीन नहीं करेगी। मैं जानता था कि आज अमावस की रात है और आज की रात तू इसकी बलि जरूर लेगा। तूने इस बेचारे की दोस्त को भी मार डाला। इसने क्या बिगाड़ा था तेरा? पंडित की बात सुनकर महक फटी फटी आंखों से पंडित की ओर देखकर बोली, ये सब क्या है पंडित जी? तुम्हारा पति एक शैतान है, एक दरिंदा है बेटी, वही दरिंदा जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। जब मैं बहुत छोटा था तब भी ये जवान था। अलग अलग शहरों में जाकर अपनी सुंदरता की जाल में लड़कियों को फंसाना और फिर अमावस की रात में उनकी बलि देकर उनका खून पी जाना, यही इसका काम है। आपको इसके बारे में इतना कैसे मालूम? क्योंकि मेरी बहन को भी अपने प्यार में फंसाकर इस दरिंदे ने इसी जगह मारा था। तब मेरी बात पर किसी ने यकीन नहीं किया था। तभी उस भयानक दरिंदे ने बिजली की रफ्तार से आकर अपने पंजे उस पंडित के सीने में गाड़ दिए। लेकिन पंडित ने अपनी पूरी ताकत से त्रिशूल उसके सीने में गाड़ दिया और देखते ही देखते उसके शरीर में आग लग गई। कुछ ही पलों में उसका शरीर राख में बदल गया। पन्ना गांव की चौपाल में एक मिठाई वाला अपने ठेले पर शुगर फ्री मिठाई का प्रचार करते हुए लोगों को फ्री में मिठाई बांट रहा है। मिठाई डिब्बे में पैक है जिसमें लिखा है शुद्ध शुगर फ्री मिठाई। ठेले के पास लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। शुद्ध शुगर फ्री मिठाई ले लो भाई, फ्री का व्यापार है, कंपनी का प्रचार है, ले लो भाई, ले लो शुद्ध शुगर फ्री मिठाई। भाई मुझे एक डिब्बा देना। मुझे भी दे दो। मुझे शुगर की बीमारी है, पहले मिठाई मुझे दो। मैं भी शुगर पेशेंट हूँ, एक डिब्बा मुझे भी दे दो। सबको मिलेगी, आप लोग शांति से मिठाई लीजिए। मिठाई वाला सबको मिठाई के डब्बे देता है। लोग मिठाई लेकर जाते हैं और दूसरे लोग आ जाते हैं। देखते ही देखते मिठाई खत्म हो जाती है। सब लोग चले जाते हैं। मिठाई वाला अकेला रह जाता है। हमारे देश में ये अच्छा है, मुफ्त में जहर बांटो तो लोग वो भी खा लेते हैं। मेरा काम खत्म हुआ, अब मिठाई अपना काम करेगी। ये कहकर मिठाई वाला हंसते हुए अपना रूप बदलकर भूत बन जाता है और वहाँ से गायब हो जाता है। दिन ढलता है और रात होती है। रात के सन्नाटे में भूत प्रकट होकर इधर उधर देखकर कहता है, शुद्ध शुगर फ्री मिठाई ले लो भाई, फ्री का व्यापार है, कंपनी का प्रचार है। गांव वालों ने मिठाई तो खा ही ली होगी, अब मिठाई का जादू अपना असर दिखाएगा, उसके बाद मेरा काम हो जाएगा। शुगर फ्री मिठाई लेने वालों में आनंद भी था, जिसने घर आकर वो मिठाई खा ली थी। अचानक उसकी तबीयत बिगड़ती है। उसकी पत्नी घबराती है। क्या हुआ आपको? मेरी तबीयत खराब हो रही है, मुझे अस्पताल ले चलो। रात बहुत हो गई है, अस्पताल तक कैसे जाएंगे? मैं डॉक्टर को फोन करके घर बुलाती हूँ। जल्दी करो, मिठाई खाने के बाद से मेरी तबीयत बिगड़ी है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई शरीर में घुसकर मेरा कलेजा काट रहा है। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? बचाओ, मुझे बचाओ, जल्दी करो। आनंद बिस्तर पर तड़पने लगता है। पत्नी परेशान होती है। अचानक आनंद का सीना फटता है और उसका दिल निकलकर ऊपर उड़ते हुए बाहर चला जाता है। आनंद खून से लथपथ मर जाता है। पत्नी ये देखकर बेहोश हो जाती है। आनंद का दिल हवा में उड़ते हुए घर से बाहर निकलता है और तेजी से जंगल की तरफ जाने लगता है। भूत जंगल में खड़ा आसमान की तरफ देखता है। उसे उड़ता हुआ दिल दिखाई देता है। भूत खुश होकर कहता है, मेरा काम हो गया, मिठाई ने अपना जादू दिखाना शुरू कर दिया है।
अब गांव वालों के दिल पतंग की तरह उड़ते हुए मेरे पास आएंगे। भूत अपने जादू से एक चमड़े का थैला प्रकट करता है। आनंद का दिल उड़ते हुए भूत के पास आता है। भूत उसको थैले में रखता है। अब आसमान में बहुत से दिल उड़कर आने लगते हैं। भूत एक एक करके सबको अपने थैले में रख लेता है। आज मैंने इस गांव से 25 दिल निकाले हैं। मेरा लक्ष्य 100 दिलों का है। इसका मतलब अभी मुझे और मेहनत करना है। शुगर फ्री मिठाई दूसरे गांव में भी बांटना है। अगले दिन सुबह से ही गांव में मातम पसरा है। शुगर फ्री मिठाई से लोगों की मौत हो चुकी है। गांव वाले इसी शोक में डूबे आपस में चर्चा करते हैं। आज गांव से 25 लाशें निकली हैं। शुगर फ्री मिठाई का शाप है ये। उसके खाने के बाद ही सबकी तबीयत बिगड़ी है। गांव में जिसने शुगर फ्री मिठाई खाई उन सबकी मौत हो गई है। मौत नहीं, ये दर्दनाक हत्या है और हत्यारा वो मिठाई वाला है। मिठाई खाने से रिएक्शन हो सकता है, लेकिन शरीर से दिल निकल जाए ये नहीं हो सकता। तुम कहना क्या चाहते हो? भाई, ये मामला भूत प्रेत का है। मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ। किसी भूत ने आकर शुगर फ्री मिठाई के बहाने भोले भाले गांव वालों की हत्या की है। हमें किसी पंडित या तांत्रिक से मिलना चाहिए। ये हत्या का मामला है, इसलिए हमें तांत्रिक से पहले पुलिस स्टेशन चलना चाहिए। हाँ, 25 आदमियों की हत्या ये कोई छोटा केस नहीं है। चलो हम पुलिस स्टेशन चलते हैं। गांव के लोग पुलिस स्टेशन जाकर अपनी शिकायत करते हैं। पुलिस तुरंत एक्शन लेते हुए गांव में मुनादी करवाती है। सुनो सुनो सुनो, पुलिस की तरफ से सावधान किया जाता है कि कोई किसी अनजाने आदमी से मिठाई के साथ दूसरे खाने पीने की चीजें नहीं लेगा। और जब तक ये समस्या सुलझ नहीं जाती, गांव की सभी मिठाई की दुकान बंद रहेगी। इस सावधानी से आप सब अपनी जान बचा सकते हैं। सुनो सुनो सुनो। पुलिस का ऐलान सुनकर मिठाई की सभी दुकानें बंद हो जाती हैं। गांव वालों की सावधानी भूत के लिए परेशानी का कारण बनती है। भूत गांव के एकांत में प्रकट होकर सोचता है, पुलिस ने मेरे काम में बाधा डाल दी है। अभी तक मैं 90 लोगों को शुगर फ्री मिठाई खिलाकर उनके दिल अपने पास जमा कर चुका हूँ। बस 10 लोगों को ये मिठाई खिलाना बाकी है। उसके बाद मेरे पास 100 दिल हो जाएंगे। 100 दिलों की माला पहनते ही मुझे भूतों का राजा बना दिया जाएगा। इसके बाद मैं भूत महल के सिंहासन पर बैठूंगा। हा 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 हा। भूत अहंकार से हंसता है। तभी वहाँ एक खूंखार कुत्ता आकर भूत को देखता है और भौंकते हुए उस पर झपटता है। भूत भागता है, लेकिन कुत्ता उसका पीछा नहीं छोड़ता। भूत गांव की चौपाल तक आ जाता है। अचानक उसके कदम रुक जाते हैं, जैसे किसी ने उसको जकड़ लिया हो। कुत्ता भी वहां आकर रुक जाता है। तभी इंस्पेक्टर और तांत्रिक चौपाल में आते हैं। गांव वाले भी साथ रहते हैं। भूत समझ जाता है कि ये खेल तांत्रिक का है। अच्छा, तो ये खेल तुम्हारा है तांत्रिक। सिर्फ तांत्रिक का ही नहीं, मेरा भी खेल शामिल है। ये पुलिस का कुत्ता है जो तुम्हें दौड़ा कर यहाँ तक लाया है और हमने तुम्हें यहाँ बांध दिया है। अब तुम एक कदम भी चल नहीं सकते। मुझसे क्या चाहते हो? गांव के 90 लोगों की हत्या का बदला हम तुम्हें शुगर फ्री मिठाई की कीमत देना चाहते हैं। अब तुम भूतों के राजा नहीं बन पाओगे, क्योंकि हम तुम्हें यहाँ से नरक भेजने वाले हैं। हमें जाने दो तांत्रिक, अब मैं अपनी शुगर फ्री मिठाई किसी को नहीं खिलाऊंगा। तुम शुगर फ्री मिठाई खिलाने के लिए जिंदा भी नहीं रहोगे। तांत्रिक अपने कमंडल से एक एक लड्डू निकालकर गांव वालों को देता है। गांव वाले लड्डू लेकर सतर्क होते हैं। गांव वालों, ये लड्डू तुम इस भूत पर मारो, इससे तुम्हारा बदला पूरा होगा। नहीं, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे। भूत, ये लड्डू शुगर फ्री नहीं है। गांव वालों, मारो इसे।
गांव वाले भूत को लड्डू फेंक कर मारते हैं। जैसे ही लड्डू भूत को लगता है, उसके बदन में आग लग जाती है। भूत जलने लगता है। आखिर में तांत्रिक अपने हिस्से का लड्डू कमंडल से निकालकर भूत को मारता है। एक जोरदार धमाका होता है और भूत जलकर राख हो जाता है। गांव वालों, इस भूत से तो मुक्ति मिल गई, लेकिन गांव का पवित्र होना अभी बाकी है। कल हम इसी चौराहे पर यज्ञ करके गांव को पवित्र कर देंगे। इस शुभ कार्य में हम भी शामिल होंगे। गांव वाले खुश होकर तांत्रिक और इंस्पेक्टर को धन्यवाद कहते हैं। भवानी गांव में हर रात 2 बड़े पैर चलते हुए दिखाई देते हैं। उन पैरों से जमीन में गड्ढे पड़ जाते हैं। गांव की हर गली में ये पैरों के निशान पहेली बने हुए हैं। इसके साथ बस्ती के एक घर में क्रॉस का निशान भी लगा हुआ है। गांव वाले इस अद्भुत घटना से चिंतित हैं और आपस में चर्चा करते हैं। ये पहेली कौन बूझेगा कि गांव में पैरों के निशान किसके हैं? हमें तो ये पैरों के निशान देखकर लाल बुझक्कड़ की कहानी याद आ गई। गांव की ऐसी कोई सड़क नहीं जिस पर पैरों के निशान ना बने हों। निशान तो आदमी के पैरों के जैसे हैं, लेकिन इतना बड़ा राक्षस जैसा आदमी अपने गांव में कहाँ है? अपने गांव की छोड़ो, ऐसा राक्षस आसपास के गांव में भी नहीं है। भाई, बस्ती के एक घर में जो क्रॉस का निशान बना है, उसकी चर्चा क्यों नहीं कर रहे? हाँ, वो निशान भी तो एक रहस्य है। गांव वाले दिन भर इसी चर्चा में उलझे रहे और रात हो गई। गांव की सुनसान सड़क पर 2 बड़े पैर चलते हुए दिखाई देते हैं। पैर इतने बड़े हैं कि जब जमीन पर पड़ते हैं तो निशान बन जाते हैं। 2 पैर उस घर के पास पहुंचते हैं जिस पर क्रॉस का निशान बना है। पैर इतने बड़े हैं कि उसके सामने घर छोटे दिखाई देते हैं। एक पैर हवा में उठता है और घर के ऊपर जोर से गिरता है और घर ध्वस्त हो जाता है। अब किसी के हंसने की आवाज सुनाई देती है। हंसने वाला एक विशालकाय भूत है जिसके सामने पूरी बस्ती छोटी दिखाई पड़ती है। भूत हंसता हुआ आगे निकल जाता है। अगली सुबह गांव के लोग उस घर के आसपास जमा होते हैं जिसको भूत ने अपने पैरों से ध्वस्त कर दिया था। भाई, इसी घर पर क्रॉस का निशान लगा था। हाँ भाई, इस घर में 2 लोग रहते थे, दोनों ही मर गए। सुना है बस्ती के 2 घरों में ऐसे ही निशान लगे हैं। हे भगवान, हम सबकी रक्षा करना। ऐसा लगता है जैसे किसी ने घर पर बुलडोजर चलाया हो। ये बुलडोजर नहीं, किसी राक्षस के 2 पैर हैं। इस राक्षस की हम गांव वालों से क्या दुश्मनी है? बड़े पैरों की समस्या का समाधान बड़े बाबा के पास ही होगा। तुम सिद्ध बाबा की बात कर रहे हो? हाँ, हमें उन्हीं के पास चलना होगा। गांव के लोग सिद्ध बाबा के आश्रम आते हैं और उन्हें अपनी समस्या बताते हैं। सिद्ध बाबा, विशालकाय पैरों ने पूरे गांव की सड़क पर गड्ढे कर दिए हैं। हाँ बाबा, इतने बड़े पैर किसी आदमी के कैसे हो सकते हैं? ये पैर किसी आदमी के नहीं हैं और ना ही किसी राक्षस के हैं। तो फिर किसके पैर हैं बाबा? ये मैं तुम्हारे गांव चलकर ही बताऊंगा। सिद्ध बाबा अपना कमंडल लेकर गांव वालों के साथ आश्रम से बाहर आते हैं कि अचानक उनके सामने 2 पैर दिखाई देते हैं। गांव वाले उन पैरों को देखकर भय से कांपने लगते हैं। बाबा, यही 2 पैर हैं जिसने गांव में आतंक फैलाया है। बाबा, इसके पैर ही पैर दिखाई दे रहे हैं। ये कितना विशालकाय है। ये हमें कुचलने आ रहा है, भागो! गांव वाले वहां से अपनी जान बचाकर भागते हैं। विशालकाय भूत झुककर सिद्ध बाबा को अपने हाथ में उठाकर खड़ा होता है। बाबा उसकी मुट्ठी में कैद हो जाते हैं। मुझे छोड़ दो और गांव वालों को परेशान करना बंद कर दो।
तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी बात मान जाऊंगा? नहीं मानोगे तो नुकसान में रहोगे। इस समय तुम अपने नुकसान की सोचो सिद्ध बाबा। विशालकाय भूत सिद्ध बाबा को अपने हाथ से बहुत दूर फेंकता है। बाबा आश्रम में गिरते हैं। विशालकाय भूत हंसते हुए वहां से चला जाता है। विशालकाय पैरों ने आज फिर से 2 घरों को ध्वस्त कर दिया है। सब लोग उन्हीं दोनों घर के पास जमा हैं। तभी वहां सिद्ध बाबा आते हैं। बाबा, इस घर की हालत देखिए। ऐसा लगता है जैसे किसी ने भीम की गदा से इसे मटिया मेट कर दिया हो। इस घर में भी जितने लोग रहते थे वो सब के सब दबकर मर गए। बाबा, कुछ दिनों में हमारी बस्ती इसी तरह उजड़ जाएगी बाबा। हाँ, अगर इस विशालकाय भूत के पैरों में बेड़ियां नहीं डाली गई तो ये ऐसा ही करेगा। बाबा, इसके विशालकाय पैरों में बेड़ियां कौन डालेगा बाबा? इसके पिता। क्या? कौन है इसके पिता? वामन देव। वो गांव का बौना आदमी। ये विशालकाय भूत इसी का बेटा है। लेकिन वामन देव का बेटा भूत कैसे बन गया? ये कहानी वो खुद बताएगा। विशालकाय भूत मेरी विद्या से नहीं, पिता की आज्ञा से मानेगा। तुम लोग अभिलंब उनके पास जाओ। गांव के लोग वामन देव के घर आते हैं। वामन देव एक छोटे कद का बौना आदमी है। गांव के लोग वामन देव को उस विशालकाय भूत की सारी बात बताते हैं। वामन देव अपने बेटे नाटू को बुलाते हैं। नाटू, मेरे बेटे, तुम जहाँ कहीं भी हो मेरे सामने आओ। वामन देव की पुकार सुनकर विशालकाय भूत वहां प्रकट होता है। वामन देव और गांव वाले उसे देखकर हैरान होते हैं। पिताजी, आपने मुझे किस लिए बुलाया? नाटू बेटे, ये तुम किस रूप में हो? इस विशालकाय की क्या आवश्यकता है? और तुम इस विशालकाय से गांव को डराकर उनकी हत्या कर रहे हो। पिताजी, मुझे ऐसा करने पर गांव वालों ने ही विवश किया है। क्या मतलब? आप तो जानते हैं कि मैं भी आपकी तरह छोटे कद का बौना था। गांव वालों ने मेरे बौनेपन का खूब मजाक उड़ाया। मैं जब भी बाहर निकलता गांव वाले बोना कहकर चिढ़ाते और पत्थर मारते। स्कूल से ऑफिस तक मुझे किसी ने नहीं अपनाया। तंग आकर मैंने आत्महत्या कर ली और भूत बनकर संकल्प लिया कि मैं विशालकाय रूप में इन गांव वालों से अपने अपमान और मौत का बदला लूंगा। विशालकाय भूत की बात सुनकर गांव वाले शर्मिंदा होते हैं और अपनी गलती की माफी मांगते हैं। नाटू, हम अपने किए पर शर्मिंदा हैं। हमें माफ कर दो नाटू। नाटू बेटे, तुम मुझसे हमेशा पूछते थे कि मैं बड़ा कब बनूंगा। आज तुम इन गांव वालों को क्षमा करके बड़े बन जाओ बेटे। नाटू गांव वालों को क्षमा करके अपने लोग चला जाता है। गांव वाले वामन देव को धन्यवाद कहते हैं। मोहन गांव का सबसे रईस आदमी था। उसका घर गांव में सबसे बड़ा था। मोहन की पत्नी कमला किसी सेठानी से कम नहीं थी। सिर से पांव तक सोने में लदी रहती थी। कमला, तू जहाँ तक देखेगी ना वो सारी जमीन अपनी है। भगवान करे हमारी शोहरत और बढ़े। हाँ हाँ हाँ, बढ़ेगी ही। एक दिन की बात है। मोहन गांव के पास के जंगल में आया था। तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी। कौन हो तुम? इस जंगल में क्या कर रही हो? मैं काया हूँ, इसी जंगल में रहती हूँ। जंगल में क्यों रहती हो? क्योंकि तुमने ही मेरी माँ को गांव से बाहर निकाल फेंका था। अच्छा, तो तू उस चुड़ैल केतकी की बेटी है? हाँ, उसी की बेटी हूँ। अच्छा हुआ उस चुड़ैल को गांव से बाहर निकाल दिया, वरना पूरा गांव खा जाती चुड़ैल कहीं की। मोहन वापस मुड़ा ही था कि काया ने मोहन का एक बाल तोड़ लिया और काया वहाँ से गायब हो गई। मोहन शाम को घर आया और हमेशा की तरह
खाना खाकर सो गया। आधी रात को वो उठा, घर से बाहर निकला और जंगल की ओर चलने लगा। वो जंगल के बीच बने बांस के घर में गया और कुछ देर बाद वापस अपने घर की ओर चलने लगा। वो घर लौटा तो उसकी पत्नी उसका इंतजार कर रही थी। कहाँ गए थे आप इतनी रात को? कहीं नहीं। मोहन चुपचाप अपने बिस्तर पे गया और सो गया। कमला को ये सब अजीब लग रहा था, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। अगली सुबह सब कुछ पहले जैसा था। आप कल रात कहाँ गए थे? मैं तो कहीं नहीं गया, तेरे बगल में तो सो रहा था। नहीं, आप कहीं गए थे। मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं। चल अब मैं जाता हूँ, मजदूरों को पैसे देने हैं। कमला परेशान थी। अगली रात फिर मोहन सो गया और लगभग 12 बजे उठकर घर से बाहर निकल गया। फिर से वो जंगल वाले बांस के घर में गया और कुछ समय बाद वापस घर लौटा। आप ये रात को कहाँ जा रहे हैं? कहीं नहीं। नहीं, आप कहीं तो गए थे, मुझे सच सच बताइए। मोहन ने कमला को गौर से देखा। मोहन की आंखें लाल थीं। बोला ना कहीं नहीं, समझ नहीं आता क्या तुझे? ये देखकर कमला डर गई। मोहन वापस अपने बिस्तर पर सो गया। जब तीसरी रात मोहन अपने बिस्तर से गायब हुआ तो कमला ने मोहन के भाई और भाभी को घर पर बुला लिया। जब मोहन लौटा, कहाँ गए थे भैया? कहीं नहीं। पर आप तो अभी बाहर से आए। बोला ना मैंने, मैं कहीं नहीं गया था। मोहन की लाल आंखें देखकर सब डर गए। वो लोग समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ है। अगली सुबह मोहन के भाई और भाभी और कमला गांव के पंडित के पास गए और उन्हें सारा माजरा बताया। अब आप ही हमारी मदद कर सकते हैं, मेरे पति को बचा लीजिए। हमें रात में इसका पीछा करना होगा, तभी इसे वशीकरण से मुक्त कर सकते हैं। उस रात जैसे ही मोहन घर से बाहर निकला, सभी लोगों ने मोहन का पीछा किया। उन लोगों ने देखा कि मोहन जंगल की ओर चलने लगा और एक बांस के घर के अंदर चला गया। ये तो चुड़ैल के बांस का घर है, देखते हैं अंदर क्या हो रहा है। वो सारे लोग अंदर गए और देखा कि एक लड़की पुतले को पकड़कर जादू टोना कर रही थी। रुक जा लड़की। नहीं रुकूंगी, इससे बदला लिए बगैर नहीं रुकूंगी। बदला? कैसा बदला? कई सालों पहले हम भी गांव में रहते थे। हमारा घर बहुत बड़ा था। आज जिस घर में इस आदमी ने कब्जा किया है वो हमारा घर था। उस समय इस आदमी ने घर को खरीदना चाहा। मेरी माँ केतकी ने इसे मना कर दिया। सोच लो दीदी, अच्छे पैसे दूंगा। ये घर मेरा सपना था। मैं ये घर किसी भी हाल में नहीं बेचूंगी। ये घर तो मैं लेकर ही रहूंगा। घर को पाने की लालच में इस आदमी ने षड्यंत्र रचा। हमारे घर के पीछे जादू टोने का सामान छुपाया और गांव वालों को इकट्ठा किया। ये औरत चुड़ैल है, चुड़ैल। देखो, ये सारे गांव पर जादू टोना करती है। गांव वालों ने पत्थर मार मार कर मुझे और मेरी माँ को गांव से निकाल दिया। तब से मैं और मेरी माँ इस बांस के घर में रह रहे हैं। मेरी माँ का सपना उससे छीन लिया गया था। वो बहुत उदास थी और कुछ सालों पहले वो मर गई। और बस तभी से मैंने ठान लिया कि मैं इस आदमी से बदला लूंगी और जादू टोना सीखा। तेरे साथ जो हुआ वो गलत हुआ। अगर तुम्हें वो घर चाहिए तो ले लो, पर मेरे पति को छोड़ दो। मुझे वो घर नहीं चाहिए, लेकिन अब तेरा पति भी नहीं बचेगा। जिंदगी भर वो पागलों की तरह गांव भर घूमेगा। मेरा बदला पूरा हुआ। ये गलत है बेटा। गलत सही का मुझे नहीं पता। इसके अलावा मैंने किसी और पे जादू टोना नहीं किया है। पर अगर तुम लोग इसी वक्त इस घर से बाहर नहीं निकले तो तुम सबको भी अपनी उंगलियों पर नचाऊंगी। लड़की की धमकी सुनकर सब के सब बाहर आ गए। सभी लोग रो रहे थे। मोहन पागलों की तरह चल रहा था। ये इसकी अपनी करनी है, इसे हम नहीं बदल सकते। इसने इस घर को चुड़ैल के बांस का घर बनाया और एक मासूम लड़की को चुड़ैल बनाया। अब वो चुड़ैल इसे नहीं छोड़ेगी। उस दिन से मोहन गांव में पागलों की तरह घूमने लगा। काया का बदला पूरा हुआ और उस दिन के बाद कोई भी चुड़ैल के बांस के घर के आसपास भी नहीं भटकता था।
भूतों का ढाबा। आयुष का परिवार आगरा में रहता था। एक दिन आयुष के पापा सतीश घर लौटे तो उन्होंने बताया कि अगले महीने पूरे परिवार को भाई की शादी में गांव जाना है। आयुष की मम्मी गांव जाने से मना करने लगी। उस सड़े हुए गांव में मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी। एक तो इतना दूर है, ऊपर से कोई सवारी भी नहीं मिलती। उस गांव में तो लाइट भी नहीं है। अब गांव का एरिया पहले जैसा नहीं रहा, रोड पड़ गया है वहाँ पर। मैं अपने दोस्तों से कार मांग लूंगा, उसी से चलेंगे। चलो ना मम्मी, बहुत मजा आएगा। वैसे भी कई दिनों से कहीं घूमने नहीं गए हैं। ठीक है चलेंगे, लेकिन वहाँ कार से पहुँचने में भी 20 घंटे से ज्यादा का टाइम लगता है, इसलिए खाना घर से बना कर ले जाना पड़ता है। खाना तुम्हारे पापा ही बनाएंगे। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने सुना है कि अब वहाँ सड़क पर कई ढाबे खुल गए हैं। शादी से 2 दिन पहले आयुष, सतीश और रेखा कार से गांव की तरफ निकल पड़े। चलते चलते उन्हें रात हो गई। सड़क पर घोर अंधेरा और साए साए करता सन्नाटा था। पापा, ये रास्ता तो बहुत वीरान है, डर के मारे मुझे तो सुसु आ रही है। सतीश ने कार रोक दी। क्या हुआ पापा, कार क्यों रोकी? तुम्ही ने तो कहा कि तुम्हें सुसु आ रही है, जाओ पहले सुसु करके आओ। मैं इतने अंधेरे में बाहर नहीं जाऊंगा। पेशाब रोकना अच्छी बात नहीं होती, जल्दी से जाओ सुसु करके आओ। हम लोग खड़े तो हैं तुम्हारे पास, इतना क्यों डर रहे हो? आयुष ने कार का दरवाजा खोलकर जैसे ही पैर जमीन पर रखा, उसका पैर एक खोपड़ी पर पड़ा। आयुष डर के मारे चिल्ला पड़ा। क्या हुआ? पापा, यहाँ किसी इंसान की खोपड़ी पड़ी हुई है। रेखा और सतीश कार से बाहर निकले। डरने की जरूरत नहीं है, शायद कोई जंगली जानवर इसे यहाँ ले आया होगा। तुम सुसु करने जाओ। आयुष के परिवार को रोड पर 3-4 लोग गुजरते दिखाई दिए। तब उसकी जान में जान आई। चलो, आखिर कोई इंसान इस रोड पर दिखाई तो दिया। अब मैं आराम से सुसु कर सकता हूँ। आयुष पेशाब करने लगा और उसके मम्मी पापा कार में बैठ गए। आयुष पेशाब करके लौटा तो उसने देखा कि कार के पीछे वाली डिक्की हिल रही है। आयुष ने डिक्की खोली तो उसके अंदर एक भूतनी लेटी हुई थी। आयुष ने धड़ाम से डिक्की बंद कर दी और चिल्लाने लगा, चुड़ैल, चुड़ैल, पापा चुड़ैल, चुड़ैल। आयुष के मम्मी पापा जल्दी से बाहर निकल कर आए। पापा, डिग्गी के अंदर एक भूतनी है, मैंने अभी डिक्की खोलकर देखी थी। सतीश ने डिक्की खोलकर देखने से पहले उन 3-4 लोगों को ढूंढा जो कुछ देर पहले ही उनके पास से गुजर गए थे। वे लोग अचानक से कहीं गायब हो चुके थे। सड़क पर दूर दूर तक कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था। आखिरकार सतीश ने डरते हुए डिक्की खोली। डिक्की में सामान के अलावा कुछ भी नहीं था। आयुष, लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, कुछ भी तो नहीं है यहाँ पर। चलो जल्दी कार में बैठो। तीनों कार में बैठे और चल दिए। कुछ देर बाद आयुष बोला, पापा, सुसु करके पेट खाली हो गया है, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। सतीश, तुम तो कह रहे थे कि यहाँ रोड पर बहुत सारे ढाबे मिलेंगे। अब बताओ, मुझे कहीं भी कोई ढाबा नहीं दिख रहा है। मैंने पहले ही कहा था कि हमें यहाँ नहीं आना चाहिए। कुछ देर चलते रहने के बाद सतीश को एक ढाबा दिखाई दिया। मैंने कहा था ना कि यहाँ ढाबा है। चलो ढाबे के अंदर चलते हैं और भरपेट खाना खाते हैं। तीनों जब ढाबे के अंदर गए तो उन्हें ढाबे में 3 लोग दिखाई दिए। 2 अधेड़ उम्र के आदमी और औरत और एक जवान लड़की। लड़की के हाथ में एक हंसिया था। वो आयुष के पास आकर बोली, कहिए क्या खाएंगे? जो भी ताजा हो वो ले आओ। लड़की जब पलट कर गई तो तीनों ने देखा कि लड़की के बालों में 2 कटे हुए सर लटके हुए हैं और लड़की के पैर भी उल्टे हैं। आयुष, सतीश और रेखा का मुंह सूख गया। रेखा ने सतीश के कान में कुछ कहा। सतीश पानी का जग लेने के बहाने उस कमरे की तरफ गया जहां खाना बन रहा था। सतीश ने देखा कि अधेड़ आदमी एक भगोने से 2-3 कटे हुए सिर निकालकर कढ़ाई में गर्म करने के लिए डाल रहा है। उस आदमी के पैर भी उल्टे थे। सतीश ने रेखा के पास आकर धीरे से कहा, यहाँ कुछ गड़बड़ तो जरूर है, हमें यहाँ से निकल लेना चाहिए। तीनों चुपचाप दबे पांव गेट की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन तभी वो हंसिए वाली लड़की तेजी से चलती हुई आई।
और उसने ढाबे का दरवाजा बंद कर दिया। बिना खाना खाए मैं किसी को नहीं जाने देती। हमें लेट हो रहे हैं, हम लेट हो रहे हैं, हमें जाने दो। लड़की हंसिया उठाकर बोली, चुपचाप बैठ जाओ और खाना खाकर जाओ। सतीश के परिवार के पास अब और कोई चारा नहीं था। वे लोग टेबल के पास बैठ गए। कुछ देर में एक आदमी शानदार खाना लेकर आया, जिसमें पनीर की सब्जी, रोटी, आलू और भी कई चीजें थीं। आदमी जब खाना रखकर चला गया तो सतीश ने देखा कि लड़की उनके पास अकेली खड़ी है। सतीश ने एक झटके से लड़की के हाथ से हंसिया छीना और उसकी गर्दन काट डाली। भागो यहाँ से! तीनों लोग ढाबे के बाहर भागे। उधर कमरे से आदमी और औरत भयानक तरह से चीखते हुए उन तीनों के पीछे गए। आदमी और औरत के चेहरे भयानक हो गए थे। सतीश का परिवार कार में बैठ गया और सतीश ने कार स्टार्ट कर दी, लेकिन पीछे भूत और भूतनी ने उनकी कार पकड़ रखी थी। सतीश ने बहुत कोशिश की, लेकिन कार आगे ही नहीं बढ़ पा रही थी। आखिरकार उसने बैक गियर डाला और कार तेजी से पीछे की ओर चला दी। आदमी और औरत कार से बिल्कुल कुचल गए। फिर सतीश ने तेजी से कार आगे बढ़ा दी और वो दिन होने तक नहीं रुका। सतीश ने गांव पहुंचकर सारी बात अपने भाई को बताई। अच्छा हुआ तुम्हारे परिवार को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। कुछ साल पहले वहाँ एक ढाबा हुआ करता था जिसे एक गरीब परिवार चलाता था। परिवार में 3 लोग थे, आदमी, औरत और उसकी लड़की। एक बार कुछ जवान लड़के ढाबा में खाना खाने गए। उन्होंने लड़की के साथ बदतमीजी करना शुरू कर दिया। जब लड़की के पिता ने विरोध किया तो लड़कों ने रिवॉल्वर निकाली और आदमी, औरत और उसकी लड़की को गोली मार दी। उसी परिवार की आत्मा उस रोड पर भटकती है और वहाँ ढाबा होने का भ्रम पैदा करती है। लौटते समय रात में वहाँ से मत गुजरना। सिर्फ शाम के 7:30 बज रहे हैं और कितना अंधेरा हो गया। चलो उस ढाबे में कुछ खाना खा लिया जाए। कुछ खाना है तो अंदर आ जाओ। क्या खाओगे साहब? बस 1 प्लेट पुलाव कर देना मेरे लिए। ठीक है साहब। वाह, पुलाव तो बढ़िया है। यहाँ सब कुछ बढ़िया ही मिलता है, सब ताजा ताजा। कहाँ से आए हो बेटा? यहाँ नए लगते हो। हाँ माई, मैं सोन ग्रह से पेंगोन की तरफ जा रहा हूँ। ओह, मगर क्या? तुम अकेले हो या कोई है साथ में? अकेला हूँ। खैर ठीक है। कोई तकलीफ है क्या माई? नहीं नहीं, अब कुछ नहीं, लेकिन संभल कर जाना बेटा। कोई बात है तो बताइए, ऐसे डराओ मत। अब तो कोई संकट नहीं है, मगर कुछ साल पहले इस जंगल से गुजरना खतरे से खाली नहीं था। मतलब? यहाँ से जो भी गुजरता, खासकर तुम जैसे जवान खूबसूरत मर्द, वो जिंदा नहीं बचते थे। ये क्या कह रही हो? तुम्हें नहीं पता, इस जंगल में वो रहती थी। कौन? वही लाल कपड़ों वाली चुड़ैल। ये क्या बकवास है? तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा तो फिर सुनो। वो कौन थी, कहाँ से आई थी, क्या चाहती थी, किसी को नहीं पता था। किसी ने उसे देखा भी नहीं था, लेकिन कहते हैं कि वो एक चुड़ैल थी। उसके पैर उल्टे थे और वो जंगल में छिप कर रहती थी। जब कोई जवान मर्द इस जंगल से अकेले गुजरता, तब वो बाहर निकलती, एक बहुत ही खूबसूरत औरत के रूप में। वो बेचारा मर्द उस औरत के झांसे में आ जाता। वो उस मर्द को ललचाकर इन झाड़ियों में ले जाती और वहाँ वो अपने असली रूप में आ जाती। कहते हैं बहुत ही भयानक था वो रूप। लाल लाल आँखें, चमड़े जैसी खाल, रस्सियों जितने जाड़े बाल, और वो एक ऐसी दहाड़ निकालती थी कि वो बेचारा आदमी बेहोश ही हो जाता।
और फिर वो उसका खून पीकर उसे मार डालती। वाह माई, कहानी तो बड़ी अच्छी है, मगर मैं डरने वाला नहीं। पागल हो तुम? खैर, अब डरने की कोई वजह भी नहीं है। वो क्यों? क्योंकि वो चुड़ैल अब नहीं है। क्या हुआ उसे? मैंने उस चुड़ैल को खत्म कर दिया। आपने? कैसे? जाने दो, तुम यकीन नहीं करोगे बेटा। अरे बताइए तो माई। ठीक है। एक दिन इसी ढाबे में एक पीर बाबा आए थे। उसके पास था एक जादुई पिंजरा। उनके पास खाने के पैसे नहीं थे, तो जाते वक्त वो ये पिंजरा मुझे दे गए और बोले, माई, तुमने हमारी सेवा की, हमारी दावत कराई, पर हमारे पास तुम्हें देने के पैसे नहीं हैं। मगर ये जादुई पिंजरा रख लो, इसमें तुम जिसे चाहो बंदी बनाकर रख सकती हो, फिर वो किसी भी आकार का क्यों ना हो। चाहो तो एक हाथी को भी चूहा बनाकर इसमें कैद कर सकती हो। फिर क्या था, मैं वही पिंजरा लेकर जंगल में गई और उस मनहूस चुड़ैल को ढूंढ निकाला। उसके सामने मैंने पिंजरे का दरवाजा खोल दिया और वो चुड़ैल एक पत्ते की तरह कांपती हुई एक चिड़िया जितनी छोटी बन गई और इस पिंजरे में घुस गई। मतलब उस ढके हुए पिंजरे में चुड़ैल है? हाँ बिल्कुल। वो तो हिल रहा है। क्यों नहीं, उसमें चुड़ैल जो कैद है। ठीक है, तुम खाना खा लो, मैं जरा गाय को चारा देकर आती हूँ। और डरो नहीं, वो चुड़ैल पूरी तरह से कैद है वहाँ अंदर। ओह, उसमें सच में कुछ है। कहीं वो बुढ़िया सच तो नहीं बोल रही? नहीं, ये कैसी आवाज आ रही है? बचा लो, बाहर निकालो, मुक्ति दे दो। नहीं, मैं यहाँ नहीं रुक सकता, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। खोल दो, आजाद कर दो। एक बार देख लेना चाहिए, देखे बिना कैसे जा सकता हूँ मैं? हाँ, तुम सही कर रहे हो। आ जाओ हमारे पास, हमें आजाद कर दो। ये क्या है? हमें बचा लो, दरवाजा खोल दो। तुम चुड़ैल नहीं हो, तुम कौन हो? हम वो सब लोग हैं जिसे चुड़ैल ने खून पीकर इस पिंजरे में कैद कर रखा है। वो हर रात आती है और हमारा खून पी जाती है। आप जल्दी हमें यहाँ से निकाल लो। पता नहीं, लेकिन सोचो मत, हमारे पास वक्त नहीं है। खोल दो पिंजरे का दरवाजा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने हमारी जान बचा दी। मगर फिर चुड़ैल कौन है? मैं हूँ चुड़ैल। नहीं नहीं, तुमने मेरे सारे कैदी आजाद कर दिए, पर कोई बात नहीं। तुम जो हो, खट्टे कट्टे तंदुरुस्त, अब से तुम ही मेरा नाश्ता होगे और तुम ही मेरे रात का खाना। नहीं, आजाद कर दो मुझे, आजाद कर दो। अब तुम्हें कोई आजाद नहीं कर सकता, कोई नहीं, समझे? उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में सरसौल नाम का एक गांव था। वहाँ के जमींदार ठाकुर हर्षवर्धन के पास बहुत बड़ी जागीरदारी थी। खेत और बाग बगीचे इतने कि रखवाली करना मुश्किल हो जाता। एक बार, मुंशी जी, उस बावड़ी के पास वाले बगीचे में बिल्कुल भी फल फूल नहीं होते हैं। जब से भीकू मरा है, वो बगीचा वीरान ही हो गया है। वृक्षों का सूखना ठीक नहीं है।
वहाँ किसी को रखवाली के लिए रख दीजिए, जो सिर्फ उस बगीचे की देखभाल करे। मालिक, वो बगीचा तो पिछले 2 सालों से वीरान ही पड़ा है। वहाँ की देखभाल करने के लिए किसी को तो वहाँ रखना ही होगा। हाँ, और उसके रहने के लिए एक झोपड़ी डलवा दो और खाने पीने के लिए राशन भरवा दो। पगार अलग से दे देंगे। जी मालिक, जी मालिक, आज ही किसी से बात करता हूँ, आप निश्चिंत रहें। मनोरथ गांव में जाकर सबसे पूछताछ करता है। कोई है जो उस बावड़ी वाले बगीचे की देखभाल कर सके? मैं तो खुद ही चला जाता, पर बाल बच्चों वाला आदमी हूँ। सुना है वहाँ किसी चुड़ैल या भूत प्रेतों का वास है। क्या बकवास करते हो महिपाल? हमने तो आज तक नहीं सुना और ना ही देखा है। तुम जैसे लोग ही इस तरह की अफवाह उड़ाकर अच्छी खासी जगह को भूतिया बना देते हो। मुंशी जी, मैंने तो जो सुना है वही कह दिया। सामने से चंदू आता हुआ दिखाई पड़ा। चंदू, तुम तो अकेले आदमी हो, तुम्हें क्यों नहीं बावड़ी वाले बगीचे की देखभाल का जिम्मा ले लेते? उसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं ही कर दूंगा, पर तनख्वाह अच्छी मिलनी चाहिए। हाँ भाई, ठाकुर साहब ने कहा है एक झोपड़ी और खाने पीने का पूरा इंतजाम करवा देंगे। मेरा क्या है, जहाँ कहीं भी पड़ा रहूंगा। वैसे भी आजकल कोई काम ही ढूंढ रहा था, इसी बहाने पेड़ पौधों की सेवा का पुण्य भी कमा लूंगा। चलो फिर तय रहा, आज ही से झोपड़ी का काम शुरू करवा देते हैं। तुम भी जरा देख लेना कहाँ क्या बनवाना है। दोनों बावड़ी वाले बगीचे की तरफ जाते हैं। मुंशी जी, यहीं बगीचे के पास ही झोपड़ी डलवा देते हैं। यहाँ हैंड पंप भी है। ठीक है, सिंचाई के लिए ट्यूबवेल भी है। दूसरे दिन शाम तक झोपड़ी तैयार हो गई। चंदू अपना बोरिया बिस्तर लेकर झोपड़ी में पहुंच गया। मुंशी जी ने राशन भी रखवा दिया। चंदू, आज तुम भी थके हुए हो, चलो हमारे घर पर ही भोजन कर लो, कल से बना लेना। ठीक है मुंशी जी, आज कुछ बनाने की इच्छा भी नहीं थी। खाना पीना खाते खाते रात हो गई थी। चंदू के पास सिर्फ एक लाठी और लालटेन थी। वापस झोपड़ी में आया तो सीधे बिस्तर में चला गया। दिन भर का थका था, उस पर से मुंशी जी के यहाँ भरपेट पकवान खाकर तुरंत ही नींद आ गई। आधी रात बीती थी, तभी उसके दरवाजे की कुंडी खटकी। खोला तो कोई नहीं था। कोई कुत्ता बिल्ली रहा होगा। अचानक उसको झोपड़ी के पीछे से किसी की चूड़ियों की खनखनाहट और पायल की आवाज सुनाई दी। वे दबे पांव झोपड़ी के पीछे पहुंच गया। इस वीराने में कौन होगा? वहाँ का भयानक दृश्य देखते ही उसकी घिघी बंध गई। वहाँ एक भयानक चुड़ैल बैठी हड्डियां चबा रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और हाथ खून से सने थे। चुड़ैल को चंदू के आने की आहट मिल गई। आ गया तू, कब से इंतजार था मुझे, किसी हट्टे कट्टे इंसान का। बड़े दिनों के बाद आज पेट भर के खाऊंगी। कौन हो तुम? मैं चंपा हूँ। इस वीराने में बड़ी मुश्किल से ठिकाना मिला था, उस पर भी तुमने झोपड़ी बना ली। अब तुम्हारी खैर नहीं। मुझसे तुम्हारी क्या दुश्मनी है? मैं तो यहाँ सिर्फ बगीचे की रखवाली करने आया था। मेरी भी तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। तुम्हारे गांव के लोगों ने मुझे मार मार कर यहीं जमीन के नीचे दफन कर दिया था। मैंने तो उन्हें कब का उनके ठिकाने पर पहुंचा दिया। जब तुम्हारा बदला पूरा हो गया है, तब तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो? क्योंकि सारे मर्द एक से ही होते हैं। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ। चुप करो। ये कहते हुए चंदू पर झपटती है। चंदू रात के अंधेरे में अपनी जान बचाकर भागा। वो चुड़ैल भी उसके पीछे पीछे आ रही थी। तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? चंदू भागते भागते अपने घर पहुंच गया था। उसने अपने घर का दरवाजा भीतर से बंद कर दिया और तख्त पर ही गिरकर अपनी उखड़ी हुई सांसों को संयत करने लगा। थोड़ी ही देर में दरवाजा खोल दो। अरे वो तो यहाँ भी पहुँच गई। अब क्या करूँ मैं? दादी ने बताया था कि चुड़ैल की सारी शक्ति उनके बालों में ही होती है।
अब मुझे मरना तो है ही, ये भी एक बार आजमा के देख लेता हूँ। आ जाओ, मुझे खाना ही चाहती हो ना, तो आ जाओ, खाओ मुझे। वाह, तुम तो बड़े जल्दी काबू में आ गए। तभी चंदू ने लपक कर उसके बाल पकड़कर काट दिए। ये क्या कर दिया तुमने? मेरी सारी शक्तियाँ कहाँ चली गई? मुझे मेरे बाल वापस कर दो। अब तो ये बाल कुटिया वाले तांत्रिक को ही दूंगा, वही तुम्हें अपने वश में करके ठीक करेंगे। आओ आगे बढ़ो, लो पहले मेरे हाथ चबाओ। आओ आगे बढ़ो, लो पहले मेरे हाथ चबाओ। ये कहते हुए उसने लातों और घूंसों से उसको मारना शुरू कर दिया। मुझे माफ कर दो, अब मैं कभी तुम्हारे पास नहीं आऊंगी, पर मेरे बाल किसी तांत्रिक को नहीं देना। जाती है यहाँ से कि अभी और मार खाएगी? बता, बोल। चुड़ैल भागती हुई चली गई। दूसरे दिन जब चंदू ने गांव वालों और ठाकुर हर्षवर्धन को सारी बात बताई और उन्हें चुड़ैल के बाल दिखाए, तो चंदू की बहादुरी की चर्चा पूरे गांव में होने लगी। ठाकुर साहब ने चंदू को बहुत सारा पुरस्कार भी दिया। ठाकुर साहब का बावड़ी वाला बगीचा फिर से फल फूलों से लद गया।